नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र सेट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर के बारे में। दोस्तों, हमारे सामने 2021 का क्वेश्चन पेपर है। यह एग्जाम 26 सितंबर 2021 के दिन हुआ था। तो हिंदी विषय में हमने इससे पहले भी कई क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया है, जिसका वीडियो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा, जिसमें हम 2017 से लेकर 2021 तक के जो भी क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें हमने सॉल्व किए हैं। इससे पहले भी हमने क्वेश्चन पेपर के बारे में बात किया था, परंतु उस समय फाइनल आंसर की नहीं आया था, तो इसलिए कुछ क्वेश्चन जो थे वो रह गए थे। तो इसलिए मार्च में 26 मार्च को महाराष्ट्र में सेट का एग्जाम होना तय है, इसलिए हम फिर से लेकर आए हैं। और केवल दोस्तों हम इसके आंसर को नहीं देखेंगे, बल्कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है और इसका स्पष्टीकरण भी हम देखते हुए चलेंगे। तो आइए, आपका समय ज्यादा नष्ट न करते हुए सीधा पॉइंट पे आते हैं। दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में विद्यार्थियों के सामने एक कठिनाई होती है कि वे क्वेश्चन को ठीक ढंग से समझ नहीं पाते हैं। इसके कारण वे क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। और दोस्तों, अगर आप ध्यान दो तो बहुत बार जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों के अंदर ही प्रश्न के उत्तर भी छिपे रहते हैं। उन्हीं छिपे हुए उत्तरों के ऊपर भी आज हम बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला जो प्रश्न है, कामायनी के ईड़ा सर्ग में नयन महोत्सव की प्रतीक किसे बतलाया गया है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं: श्रद्धा, देवांगना, ईड़ा और लज्जा। दोस्तों, अगर आप ध्यान दो तो इसमें प्रश्न क्या पूछा गया है कि कामायनी के ईड़ा सर्ग में, यानी कि ये किसके ऊपर बात कर रहा है? तो ये ईड़ा सर्ग के बारे में। और दूसरा क्या है कि नयन महोत्सव की प्रतीक किसे बतलाया गया है। तो यह बात किस लिए कर रहा है? ईड़ा सर्ग की बात कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर श्रद्धा पात्र नहीं आएंगे, क्योंकि श्रद्धा का जो चित्रण है वह तीसरे सर्ग से आरंभ होता है और ये ईड़ा जो है वो 9वां सर्ग है। तो ईड़ा सर्ग में केवल ईड़ा और मनु की ही बातें की गई है, इसलिए यहां पर देखें तो इसी के अंदर इसका आंसर छिपा हुआ है कि कामायनी की ईड़ा सर्ग में नयन महोत्सव की प्रतीक किसे बतलाया गया है। तो ईड़ा सर्ग में बात कर रहा है, तो ईड़ा सर्ग में मनु का मिलन जो होता है वो ईड़ा से होता है, और इसीलिए इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों ईड़ा होगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब ईड़ा सर्ग में बात हो रही है तो इसमें जैसे ही ईड़ा का आगमन होता है तो प्रसाद जी ने इन्हें नयन महोत्सव की उपमा दिया है, जिसमें ये कहते हैं कि ईड़ा का जो नयन है, मुख, और उसका मुख का जो सौंदर्य है वो किसके समान है? तो वो कमल के समान है। वो पूरी पंक्ति मैं फिर कभी आपको दिखाऊंगा। तो उसमें यही कुछ भावार्थ है। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि आपको इस तरह से भी कुछ आंसर आपको उसी प्रश्न में छिपे हुए मिलेंगे, क्योंकि आप उदाहरण के तौर पे इसे देख रहे हैं कि ये ईड़ा सर्ग की बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है लज्जा तो आएगी नहीं, क्योंकि लज्जा एक अलग से सर्ग है। उसी प्रकार श्रद्धा नाम की भी एक सर्ग है, और देवांगना जो है ये कामायनी की पात्र नहीं है, इसलिए तीनों ही ऑप्शन हो ही नहीं सकते। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ईड़ा। उसी प्रकार दोस्तों, अगला हम प्रश्न देखते हैं। साक्षात संकेतित अर्थ के बोधक व्यापार को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, यह जो प्रश्न है वह शब्द शक्ति से पूछा गया है। तो आप लोग जानते होंगे कि हिंदी में 3 प्रकार के शब्द शक्ति माने गए हैं। पहला है अभिधा, दूसरा है लक्षणा और तीसरा है व्यंजना। तो यहाँ पर लक्षणा के कुछ भेद होते हैं, जिसमें प्रयोजनवती लक्षणा और रूढ़ी लक्षणा। तो ये लक्षणा के भेद हैं। तो यहाँ पर दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि साक्षात संकेतित अर्थ के बोधक व्यापार को क्या कहते हैं। तो इसका अर्थ दोस्तों सामान्य शब्दों में आपको बताना चाहूं तो इसका ये अर्थ होता है कि अभिधा जो है, इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति जो बात कहता है उसका वही अर्थ निकलता है।
जैसे कि अगर कोई कहे कि राम जा रहा है, तो इसका यही अर्थ निकलेगा कि राम जो है एक व्यक्ति है, वो जा रहा है। अगर मैं एक और उदाहरण दूं कि हाथी के 4 पैर होते हैं, तो इसका यही अर्थ होगा कि हाथी नाम का एक जानवर है जिसे 4 पैर होते हैं। परंतु दोस्तों, इसी उदाहरण को अगर हम थोड़ा बदल दें, जैसे अगर किसी मोटे व्यक्ति को देखकर कहा जाए कि हाथी आ गया, तो इसका अर्थ यही नहीं होगा कि हाथी नाम का जानवर आ गया। इसका अर्थ यह होगा कि हाथी के समान कोई जानवर आ गया। तो वो किसका उदाहरण हो जाएगा? तो वो हो जाएगा प्रयोजनवती लक्षणा का। यानी कि प्रयोजनवती लक्षणा क्या होता है दोस्तों? कि जब हम किसी प्रयोजन यानी किसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर जब कोई बात कहते हैं, तो उसे कहते हैं प्रयोजनवती लक्षणा। जैसे कि किसी जिसका वजन कुछ ज्यादा है, उसे लक्ष्य कर उसे प्रयोजन के साथ, उद्देश्य के साथ हमें यह बताना है कि वह मोटा इंसान है, तो हम क्या कहेंगे कि वह हाथी है। तो हम क्या कर रहे हैं? उसे लक्ष्य कर रहे हैं, यानी कि हमारा क्या है? हमारा उद्देश्य है उसे मोटा बतलाना। तो उसके पीछे हमारा क्या है? एक उद्देश्य है, एक प्रयोजन है। तो इसलिए जब जब साहित्य में कोई कवि किसी लक्ष्य करके अपनी बात कहता है लक्षणा के द्वारा, तो वहां पर प्रयोजनवती लक्षणा होता है। और उसी प्रकार दोस्तों, रूढ़ी क्या होती है? रूढ़ी लक्षणा जो होती है कि ऐसा कहने का एक प्रकार से प्रचलन है। जैसे कि आप लोगों ने कुछ कहावत सुने होंगे, जैसे कि 9 2 11 होना। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि पुलिस आते ही अपराधी 9 2 11 हो गए। तो इसका शब्द सह अर्थ क्या होता है? यानी कि इसका अभिधा शब्द शक्ति से अर्थ निकाले तो क्या होगा? पुलिस आते ही अपराधी 9 2 11 हो गए। तो 9 और 2 11 इससे कोई अर्थ नहीं निकलेगा, यानी कि अभिधा से इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो इसका अर्थ कैसे निकलेगा? रूढ़ी लक्षणा से। यानी कि 9 2 11 ये क्या है? ऐसा कहने का एक प्रचलन है, यानी कि कोई भाग जाए या कोई भाग गया है, इसके बदले 9 2 11 हो गया है, ऐसा कहने का क्या है? रूढ़ी है, ऐसा कहने का प्रचलन है। तो जब ऐसे शब्दों का कवि प्रयोग करता है, तो वहां पर रूढ़ी लक्षणा होता है। और अभिधा का मैंने अर्थ आपको पहले ही बताया है कि जो चीजें जैसी है, जैसा कहा जाए, उसका वही अर्थ निकलता है कि साक्षात संकेतित अर्थ, यानी कि जो शब्द कहा गया है उसका वही अर्थ निकलता है। जैसे कि कहा जाए कि हाथी आ गया, तो इसका यही अर्थ निकलेगा कि हाथी जो कि एक जानवर है जिसे 4 पैर है, वही आया है। इसका यह अर्थ नहीं निकलेगा कि कोई मोटा व्यक्ति आया है। तो जब हाथी आया है, इसका वही अर्थ निकला है कि जानवर आया है, तो उसे कहते हैं अभिधा शब्द शक्ति। यानी कि जब साक्षात संकेतित अर्थ के बोधक व्यापार को ही क्या कहते हैं? अभिधा कहते हैं। अभी दोस्तों, हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा बने, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि इससे संबंधित आपको एग्जाम में कोई भी प्रश्न आ जाए नेक्स्ट टाइम, तो उसे आप सॉल्व कर सको। तो इसलिए जो भी व्यक्ति धैर्य के साथ इस वीडियो को देखेगा, यकीनन उसे एग्जाम में लाभ होगा। तो इसका पहले मैं बता दूं, इसका जो सही उत्तर है वो है सी, यानी कि अभिधा। क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है साक्षात सांकेतिक अर्थ। इसका अर्थ होता है कि जो शब्द का प्रयोग किया गया है उसका वही अर्थ निकलता है। मैंने आपको एक उदाहरण देके कहा कि जैसे कि मान लीजिए घोड़ा घास खा रहा है, तो इसका यही अर्थ निकलेगा कि घोड़ा नाम का एक प्राणी है, घास नाम की एक वस्तु है, वही खा रहा है। इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं निकलेगा। तो जब ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिसका साक्षात सांकेतिक अर्थ के बोध होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? अभिधा कहते हैं। दोस्तों, एक और उदाहरण बच गया है, मैं इसे भी कंप्लीट कर देता हूं। इससे आपका क्या होगा कि जो लक्षणा शब्द शक्ति है, यानी शब्द शक्ति का पूरा चैप्टर ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो व्यंजना क्या होता है? तो जब अर्थ जो होता है अभिधा के द्वारा नहीं निकल पाता, यानी कि जैसे कि एक उदाहरण मैं देता हूं कि सूर्य अस्त हुआ, है ना। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति खेत में काम कर रहा है और उसे यह कहा जाए कि सूर्य अस्त हो गया है,
तो इसका अर्थ यह नहीं होगा कि सूर्य डूब गया है, बल्कि इसका अर्थ यह होगा कि अब काम बंद करके घर पे जाने का समय हो गया है। यानी ये कहने का तात्पर्य यह है कि जब कोई वाक्य कहा जाता है तो उसका सीधा अर्थ नहीं निकलता है और लाक्षणिक अर्थ भी नहीं निकलता है। तो जब अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति से उस वाक्य का अर्थ नहीं निकलता है तो उसे कहते हैं व्यंजना शब्द शक्ति। जैसे कि एक और मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, जैसे कहे कि गंगा में गांव, तो गंगा में गांव इसका हम अभिधा शब्द शक्ति से अर्थ निकाले तो गंगा के अंदर तो गांव हो नहीं सकता, इसलिए इससे यह अर्थ नहीं निकलेगा। और दूसरा क्या है कि लक्षणा शब्द शक्ति से, तो इससे अर्थ निकाले तो गंगा में गांव, तो इससे यह भी अर्थ नहीं निकलेगा क्योंकि गंगा के समान गांव है ना, तो यह भी अर्थ नहीं निकलेगा। तो इससे तीसरा अर्थ निकलेगा व्यंजना शब्द शक्ति से कि गंगा क्या है, किसका प्रतीक है, गंगा अर्थ है पवित्रता का प्रतीक है, और गांव कैसा है, वह गंगा के समान ही पवित्र है। यानी कहने का तात्पर्य है कि गंगा में गांव, इसका यह अर्थ होगा कि गांव कैसा है, वो गंगा के समान पवित्र है। तो इसका अर्थ जो होगा वह व्यंजना शब्द शक्ति से निकलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि अभिधा शब्द शक्ति क्या होता है, लक्षणा क्या होता है और व्यंजना क्या होता है। दोस्तों हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाए तो उसे आप सॉल्व कर सको। दोस्तों एक और प्रश्न है कि व्याकरण का स्फोट सिद्धांत किस भारतीय काव्य सिद्धांत का आधार माना गया है। दोस्तों जो व्याकरण है, यहाँ पर व्याकरण है परंतु संस्कृत में जो व्याकरण होता है तो उसमें स्फोट नाम का एक सिद्धांत है। जो आदि आचार्य हैं पाणिनि करके, और भी कुछ संस्कृत के आचार्य हुए हैं, तो उनके द्वारा स्फोट सिद्धांत के ऊपर बात किया गया था। तो स्फोट सिद्धांत में यह बताया गया था कि कोई भी ध्वनि का जो उच्चारण होता है तो उस ध्वनि के उच्चारण से हमें अर्थ की प्रतीति कैसे होती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम कहे कि घट, घट यानी कि घट शब्द है या कमल शब्द है, तो इनका जब उच्चारण किया जाता है तो घ जो है ये एक वर्ण है और ट जो है ये एक वर्ण है, तो इनका उच्चारण अलग अलग होता है। क्योंकि जैसे हम घट कहे तो पहले घ कहेंगे फिर ट कहेंगे। तो ऐसा स्फोट सिद्धांत में कहा जाता था कि घ का उच्चारण करने के बाद जो घ शब्द है या घ वर्ण ये लुप्त हो गए, इसके बाद ट का उच्चारण हुआ है ना, तो ये दोनों का संबंध नहीं है, फिर भी अर्थ की प्रतीति कैसे हो जाती है, तो इसका जो निवारण है ये बताया गया था स्फोट सिद्धांत के अंदर। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो स्फोट सिद्धांत है ये इसके अंदर किसकी बात की जाती है, तो ध्वनि की बात की जाती है। तो इसीलिए व्याकरण का स्फोट सिद्धांत जो है वह किस भारतीय काव्य सिद्धांत का आधार माना गया है, तो वह ध्वनि सिद्धांत का आधार माना गया है। आप लोग जानते होंगे कि संस्कृत में जो काव्य सिद्धांत हुए हैं जिसे हम भारतीय काव्य शास्त्र भी कहते हैं, उसमें 6 सिद्धांत माने गए हैं मुख्य रूप से, रस सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत, रीति सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत और औचित्य सिद्धांत। तो इसके ऊपर भी अलग से हम बात करेंगे डिटेल में। तो आइए इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी यानी कि ध्वनि सिद्धांत। दोस्तों मैं फिर से कहता हूं कि वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, अगर आप धैर्य के साथ देखोगे तो आपको निश्चित इसका लाभ होगा। दोस्तों अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से भरत मुनि द्वारा प्रतिपादित गर्भ संधि का अंग नहीं है। दोस्तों ये जो गर्भ संधि है तो इसमें पूछा गया कि इसका अंग कौन सा नहीं है। तो दोस्तों गर्भ संधि जो नाटक आप लोगों ने सुना होगा, तो नाटक में नाटक के जो तत्व होते हैं तो उस तत्व में आप लोगों को नाटक के तत्व पता होंगे कि जैसे कि कथा वस्तु जिसे कथानक भी कहते हैं, फिर
पात्र चरित्र चित्रण, रस संवाद, फिर देश काल वातावरण, अभिनय, इस तरह से कुछ नाटक के तत्व होते हैं। तो उसमें जो कथानक है यानी कि कथा वस्तु जो है, तो उस कथानक के अंतर्गत भरत मुनि ने 5 जो है वो संधियां मानी है। तो उस 5 संधि में एक संधि का नाम है जिसका नाम है गर्भ संधि। तो गर्भ संधि के भी दोस्तों कुछ अंग है, तो इसके कुछ 13 अंग है जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूं। तो ये जो गर्भ संधि है दोस्तों, इसके अंदर 13 अंग माने गए हैं। कौन कौन से हैं? अभूताहरण, मार्ग, रूप, उदाहरण, क्रम, सद्ग्रह, अनुमान, प्रार्थना, क्षिप्ति, त्रोतक, अधिबल, उद्वेग और विद्रव। तो इसमें से दोस्तों कुछ उदाहरण आपको दिए गए, जैसे कि आप देखोगे तो मार्ग, उदाहरण और अनुमान, यह जो है आपको यहाँ पर ऑप्शन में दिखाई देंगे। एक संग्रह भी दिया गया है, तो ये संग्रह, उदाहरण और मार्ग, तो ये जो 3 ऑप्शन है दोस्तों, यह 3 ऑप्शन हमने नाटक के जो गर्भ संधि है उसके अंगों के रूप में हमने देखा था। तो यह जो ऑप्शन है प्रगमन, प्रगमन ऑप्शन जो है वह नाटक के जो गर्भ संधि है उसके अंगों में नहीं आता है। इसलिए आपको याद रखना है कि इसका जो गर्भ संधि है इसमें इसका जो सही उत्तर है वह है प्रगमन, यानी कि प्रगमन जो है वो गर्भ संधि का अंग नहीं है। दोस्तों आपको मैं एक बार फिर से दिखा दे रहा हूं, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये संग्रह है, क्योंकि ये संस्कृत के ग्रंथ है तो यहाँ पर ये संग्रह है। तो यहाँ पर संग्रह, उदाहरण और मार्ग यह ऑप्शन में पूछे गए हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर भी इसे याद कर सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है। दोस्तों अगला जो प्रश्न है, कवि की अंतः प्रज्ञा इंट्यूशन ही काव्य में रूपायित होती है, यह किसकी मान्यता है? दोस्तों आप लोगों ने पाश्चात्य काव्य शास्त्र उसमें अभिव्यंजनावाद पढ़ा होगा। तो अभिव्यंजनावाद में जो कवि या आलोचक हुए जिसका नाम है बेनेडेत्तो क्रोचे, तो क्रोचे ने अभिव्यंजना सिद्धांत की स्थापना की थी। तो उसमें वो अभिव्यंजना सिद्धांत की स्थापना करते हुए अभिव्यंजना क्या है और उसकी प्रक्रिया क्या है उस बारे में बात करते हुए यह कथन कहते हैं कि कवि की अंतः प्रज्ञा ही क्या है, काव्य में रूपायित होती है। तो क्रोचे जो है वो अभिव्यंजना में ज्ञान के 2 प्रकार मानते हैं, एक सहज ज्ञान और एक भौतिक ज्ञान। सहज ज्ञान को ही जिसे वो कहते हैं सहजानुभूति, सहजानुभूति के लिए हिंदी में अंत प्रज्ञा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जहां कहीं भी अंत प्रज्ञा, सहजानुभूति या इंटीग्रेशन ऐसे कुछ भी शब्द आए तो ये मान लीजिए कि ये शब्दों का प्रयोग क्रोचे ने अपने अभिव्यंजनावाद सिद्धांत में किया है। तो इसका जो सही उत्तर हुआ कि कवि की अंत प्रज्ञा ही काव्य में रूपायित होती है, यह किसकी मान्यता है? तो यह क्रोचे की मान्यता है। और यह मान्यता कहां पर दी गई थी उन्होंने? तो अपने अभिव्यंजनावाद सिद्धांत के अंदर यह मान्यता इन्होंने स्थापित की थी। दोस्तों आगे हम देखते हैं। दोस्तों आगे का जो प्रश्न है, कार्ल मार्क्स के द्वंद्ववाद पर किसके विचारों का प्रभाव माना जाता है? दोस्तों यह जो द्वंद्ववाद है इसको लेकर कार्ल मार्क्स से पहले हीगेल ने एक सिद्धांत की स्थापना की थी जिसमें उन्होंने द्वंद्ववाद का जिक्र किया था। इसी द्वंद्ववाद को लेकर कार्ल मार्क्स ने ऐतिहासिक या भौतिक द्वंद्ववाद की बात की थी। तो ऐतिहासिक या भौतिक द्वंद्ववाद जो है यह इन्हीं से प्रभावित होकर मार्क्स के विचारों में देखने को मिलता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा कि कार्ल मार्क्स के द्वंद्ववाद पर किसके विचारों का प्रभाव माना जाता है? तो वह हीगेल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। संप्रेषण को आईए रीचर्स किस तरह की प्रक्रिया मानते हैं? दोस्तों यूजीसी नेट में या सेट में जब भी कुछ इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और जिसमें कुछ इस तरह के ऑप्शन दिए जाते हैं, जैसे कि
सचेतन, अचेतन, असाधारण, अलौकिक, तो विद्यार्थी जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वे संप्रेषण की जो मूल संकल्पना है या मूल कंसेप्ट है, वो अगर उन्हें समझ में नहीं आती है, तो ऐसे ऑप्शन को देखकर और साहित्यिक जो पारिभाषिक शब्द होते हैं, कठिन शब्दों को देखकर वो एक प्रकार से डर जाते हैं और ऑप्शन गलत कर देते हैं एग्जाम में। तो इसलिए हमारा जो उद्देश्य है कि आपको न केवल क्वेश्चन पढ़ के सुनाया जाए, बल्कि उस क्वेश्चन का क्या अर्थ निकलता है, यानी कि एग्जाम में जो प्रश्न आपको पूछे गए हैं उसका पूछने के पीछे क्या उद्देश्य है, मीनिंग क्या है, वह क्वेश्चन को भी समझाया जाए ताकि आप उस प्रश्न को समझ के अच्छे से आंसर दे सको। तो आइए रीचर्स इनका एक सिद्धांत है संप्रेषण सिद्धांत। तो एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि संप्रेषण सिद्धांत किसका है, तो आइए रिचर्स का है। मूल्य सिद्धांत किसका है, तो वह भी आइए रिचर्स का है। तो संप्रेषण सिद्धांत, मूल्य सिद्धांत और काव्य भाषा सिद्धांत, ये तीनों ही सिद्धांत आइए रिचर्स की है। तो दोस्तों इसमें रिचर्स जो है वो संप्रेषण की प्रक्रिया के ऊपर बात करते हुए ये पूछ रहे हैं कि ये जो संप्रेषण है वो किस तरह की प्रक्रिया है। तो सबसे पहले मैं इसका जो सही उत्तर है वह बता देता हूं, यह है अचेतन प्रक्रिया। यानी कि ये बात मैं आपको आइए रिचर्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि आइए रिचर्स का ऐसा मानना है कि कोई भी काव्य जब कवि लिखता है तो उसमें वह संप्रेषण आवश्यक होता है, परंतु उस संप्रेषण के लिए कवि विशेष प्रयत्न नहीं करता है। यानी कि कवि के काव्य में जो संप्रेषण होता है उसके पीछे कवि का कोई उद्देश्य नहीं होता, यानी कि कवि जानबूझकर संप्रेषण अपने काव्य में लाने का प्रयास नहीं करता है। वह संप्रेषण कैसे आता है, तो अनायास तौर पे आता है। तो इसीलिए अनायास तौर पे आने के कारण ही रिचर्स का मानना है कि संप्रेषण किस तरह की प्रक्रिया है, वो अचेतन प्रक्रिया है, यानी कि वो जानबूझकर लाई गई प्रक्रिया नहीं है। कवि के काव्य में संप्रेषण क्या है, वह अपने आप निकल कर आता है, क्योंकि जब कवि जानबूझकर काव्य में संप्रेषण लाने की प्रयास करता है तो काव्य कैसा हो जाता है, काव्य कृत्रिम बन जाता है, वह आडंबरों से भरा हुआ हो जाता है। आडंबरों से भरा हुआ काव्य उत्कृष्ट नहीं हो सकता। इसीलिए रिचर्स का ऐसा मानना है कि संप्रेषण को वह अचेतन प्रक्रिया मानते हैं, यानी कि कवि जानबूझकर काव्य में संप्रेषण लाने के लिए कोई भी प्रयत्न नहीं करता। यह प्रक्रिया कैसा है, अनायास है, यानी कि संप्रेषण की प्रक्रिया कवि जानबूझकर न करके अपने आप ही उसके काव्य में संप्रेषण स्थापित हो जाता है। तो यही बात है आइए रिचर्स के संप्रेषण सिद्धांत के ऊपर। दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र में जितने भी सिद्धांत है, चाहे वो अरस्तु का सिद्धांत है, प्लेटो का सिद्धांत है, फिर लॉन्जाइनस, टी.एस. इलियट, क्रोचे, रिचर्स, इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएं, अलग से लेक्चर ले, तो अगर आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे आप लोगों को इसकी आवश्यकता होगी, तो सेट एग्जाम से पहले हम आपके सभी डाउट को क्लियर कर देंगे। तो अगर आपको लगता है कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र के ऊपर लेक्चर होना चाहिए, उसके ऊपर वीडियो बनना चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। दोस्तों अगला हम प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनपद ब्रजभाषा के क्षेत्र में है। तो इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए थे, मिर्जापुर, बालाघाट, आगरा और खैरागढ़। तो इसमें दोस्तों जो सही उत्तर है तो वह है वो आगरा, क्योंकि यूपी का जो आगरा प्रदेश है, आगरा क्षेत्र है, वहां पर ब्रजभाषा बोला जाता है। तो इसलिए ब्रजभाषा का जनपद क्षेत्र कहाँ है, तो वह आगरा है। आगरा, मथुरा, ब्रज प्रदेश, ये यहाँ पर ब्रजभाषा का प्रयोग किया जाता है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। दोस्तों जो हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति है उसके ऊपर यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में और महाराष्ट्र स्टेट के पाठ्यक्रम में रखा गया यह टॉपिक। तो वहां पर यह आपको टॉपिक देखने को मिलेगा कि वैज्ञानिक तथा
तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो यह भाषा से संबंधित है। तो वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना जो हुई थी दोस्तों, वह हुई थी अक्टूबर 1961 में। तो आपको जो हिंदी भाषा से संबंधित कुछ आयोग की स्थापना हुई थी, राजभाषा आयोग, तो वह कब बनी थी, है ना, उसके संस्थापक कौन से हैं, ये वाला चैप्टर आपको पढ़ के जाना है। मैं आपको बता दूं कि हिंदी का जो प्रथम राजभाषा आयोग है, इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। अगला प्रश्न के ऊपर हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है? दोस्तों, आप लोग महाराष्ट्र से सेट एग्जाम दे रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मराठी भाषा जो है उसकी लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है। तो अभी वर्तमान में देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और पहले मोड़ी लिपि में भी मराठी भाषा लिखी जाती थी। तो मोड़ी लिपि और देवनागरी लिपि में मराठी भाषा का लेखन होता है। उसी प्रकार दोस्तों, हिंदी भाषा भी आप जानते होंगे कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है, वह भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। आप कोई भी एग्जाम फॉर्म भरते होंगे तो बहुत से एग्जाम फॉर्म में आपको नाम लिखने के साथ ही आपको वह नाम देवनागरी लिपि में भी लिखा जाना होता है। जैसे कि आप आधार कार्ड अपडेट करते हैं तो वहां पर भी कहीं कहीं पर आपको इंग्लिश में लिखने के साथ ही, रोमन लिपि के साथ ही देवनागरी लिपि में आपको अपना नाम जो है वो लिखना होता है। तो दोस्तों, नेपाली भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। दोस्तों, आपको ये जो दिख रहा है, ये जो पूरे वाक्य जो लिखे गए हैं वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। परंतु दोस्तों, पंजाबी भाषा जो है, पंजाबी भाषा जो लेखन शैली है, उसके लेखन की लिपि है वो देवनागरी लिपि नहीं है। इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी होगा। दोस्तों, पंजाबी भाषा जो है वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। तो अगर आपको भविष्य में कभी प्रश्न आए कि पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, तो गुरुमुखी लिपि। तो क्योंकि दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि गुरु अर्जुन देव से इस लिपि का आरंभ हुआ था। तो गुरु अर्जुन देव से इस लिपि का जो सिखों के गुरु माने गए हैं, तो उस सिखों के गुरु में कई सिख हुए हैं, तो उनमें उन्होंने जो गुरु ग्रंथ साहब लिखा था, तो गुरु ग्रंथ साहब जो दोस्तों लिखा था वह गुरुमुखी में लिखा गया था। तो वहीं से गुरुमुखी लिपि का विकास हुआ है या जन्म हुआ है, ऐसा माना जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि पंजाबी भाषा की जो लिपि है वैसे गुरुमुखी, यानी कि गुरु के समान, क्योंकि लिखने वाला कौन था, गुरु अर्जुन देव, यानी कि सिखों के गुरुओं ने लिखा था। और कैसे लिखा था, अपने मुख से, यानी कि पहले मुख से उन्होंने कुछ वचन कहे होंगे और उसी वचन को वचनबद्ध किया था। क्योंकि जितने भी जैसे गुरु नानक देव हो गए और इन सभी के वचनों को गुरु ग्रंथ साहब में लिपिबद्ध किया गया है और इसी गुरुओं के मुख से जो वाणी निकली गई है और उसे गुरु ग्रंथ साहब में लिपिबद्ध किए जाने के कारण ही उसका नाम पड़ गया गुरु मुख लिपि। यानी कि गुरु के मुख से जो संवाद निकले हैं, जो बातें निकली है, उसी को लिपिबद्ध किया जाना ही क्या है, गुरुमुखी लिपि है। दोस्तों, यह वीडियो जो है वो काफी लंबा बनेगा, तो इसलिए हम इसे 2 या 3 पार्ट में बनाएंगे। परंतु मेरा उद्देश्य है कि आपको जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको हर तरह से बताना, ताकि अगर इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछे जाए तो उसका आप उत्तर दे सको। जैसे कि इसी प्रश्न में हमने कई प्रश्नों को सॉल्व किया कि पंजाबी की जो गुरुमुखी लिपि है, इसका नाम कैसे पड़ा, क्यों पड़ा, इसके देने वाले कौन हैं। अगर इनसे संबंधित कभी भी आपको कोई प्रश्न आएगा तो आपको इसका कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए दोस्तों, हमारी कोशिश है कि आपको अच्छे से आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया जाए, ताकि आप अच्छे से एग्जाम दे सको। क्योंकि यह जो क्वेश्चन पेपर है और आंसर की है, वो दोनों ही यूनि पुणे का जो वेबसाइट है, महाराष्ट्र स्टेट एग्जाम का जो वेबसाइट है, वहां पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। परंतु दोस्तों, यह जो स्पष्टीकरण है, वह स्पष्टीकरण आपको उस आंसर की में नहीं देखने को मिलेगा। इसीलिए हमारा उद्देश्य है
कि आपको इस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सके उसके ऊपर हम बात करें। तो आइए दोस्तों, अगला जो प्रश्न है वो हम देख लेते हैं। दोस्तों, एक प्रश्न है स्केच ऑफ, ये ऑफ है तो यहाँ पर ऑफ होना चाहिए। तो स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? दोस्तों, यह जो हिंदी साहित्य में जो इतिहास ग्रंथ लिखने की परंपरा है, आप लोगों ने कई इतिहास ग्रंथ सुने होंगे, पढ़े होंगे, जैसे कि डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास है, फिर रामचंद्र शुक्ल का है, जॉर्ज ग्रियर्सन का है, मिश्र बंधुओं का इतिहास है। उसी प्रकार अंग्रेजी भाषा में एडविन ग्रिव्स ने, यहाँ पर ग्रिव्स लिखा है, तो अंग्रेजी का जब हिंदी में अनुवाद होता है तो कहीं कहीं पर स और ज का प्रयोग किया जाता है। तो एडविन ग्रिव्स या एडविन ग्रिव्स, यहाँ ऐसा कहीं भी ऑप्शन हो तो इसका यही उत्तर होगा। तो एडविन ग्रिव्स ने 1917 में यह ग्रंथ कब लिखा था? तो 1917 में लिखा था। और कौन सी भाषा में लिखा था? नाम से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि अंग्रेजी भाषा का यह ग्रंथ है। और इस ग्रंथ में हिंदी साहित्य का जो है यह संक्षिप्त इतिहास, यानी कोई डीप में इतिहास का जिक्र नहीं किया गया। और इसमें जो काल है, हिंदी साहित्य के काल को 5 भागों में बांटा गया है। जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के 4 भाग किए हैं। आदिकाल, जिसे वीर गाथा काल भी कहते हैं, फिर मध्यकाल में आप देखते हैं भक्ति काल, फिर रीति काल और आधुनिक काल जिसे गद्य काल कहते हैं। तो उसी प्रकार एडविन ग्रिव्स ने स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के 5 भाग किए हैं। तो यह आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। बंगदूत पत्रिका का प्रथम अंक कब प्रकाशित हुआ? दोस्तों, तो बंगदूत एक पत्रिका है जो कि कलकत्ता से प्रकाशित होती थी, और इसका जो प्रकाशन हुआ है वह हुआ है 10 मई 1929। तो 10 मई 1929 में बंगदूत पत्रिका का प्रथम अंक प्रकाशित हुआ था। दोस्तों, आप लोगों को यह भी पता होगा कि हिंदी का जो पहला समाचार पत्र है, जिसे कहते हैं उदंत मार्तंड, यह 1928 में प्रकाशित हुआ था, जिसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर। कहीं कहीं पर पंडित युगल किशोर यह नाम भी देखने को मिलेगा। तो आपको यह भी याद रखना है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो उदंत मार्तंड है। और कब निकला था? तो 1928 में, क्योंकि इससे संबंधित भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न के ऊपर हम बात करते हैं। तो यह जो प्रश्न है यह हम देख लेते हैं। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवाबदानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के संदर्भ में है? तो यह आचार्य रामचंद्र का जो इतिहास ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का इतिहास, तो इसमें इन्होंने घनानंद के बारे में यह कथन कहा है कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। दोस्तों, अगर इससे हम और समझना चाहें तो आप देखोगे कि ये किसके बारे में बात कर रहा है? तो प्रेम मार्ग के बारे में। तो जाहिर सी बात है, प्रेम मार्ग से अगर आप देखो तो हमारे जहन में 2 ही तरह के कवि आते हैं। एक सूफी कवि जिन्होंने प्रेम मार्गी काव्य लिखे, और दूसरा ऐसे कवि जिन्होंने अपने काव्य में प्रेम का वर्णन किया। तो अगर हम इस बात को ध्यान में रखकर हम ऑप्शन को देखें तो आप जानते होंगे कि तुलसीदास की भाषा कैसी थी? उन्होंने ब्रज भाषा में लिखा है, परंतु प्रेम मार्ग का वर्णन यानी कि प्रेम का चित्रण अपने काव्य में नहीं किया है, क्योंकि तुलसीदास मर्यादावादी कवि थे। उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम का काव्य में वर्णन किया, इसलिए उन्होंने कहीं पर भी प्रेम मार्ग का अनुसरण नहीं किया है। तो इसलिए ऑप्शन बी नहीं हो सकता। उसी प्रकार प्रेम मार्ग में अगर हम देखें तो सूरदास भी इसके अंदर नहीं हो सकते, क्योंकि
सूरदास ने भी प्रेम मार्ग का अनुकरण नहीं किया है। भले ही उन्होंने वो भी उद्धव संवाद लिखे हैं, ब्रज भाषा में उन्होंने कृष्ण को लेकर काव्य लिखे हैं, परंतु प्रेम मार्ग का अनुसरण वो भी नहीं करते हैं। तो बचे कौन? घनानंद और नंददास। तो आप लोग जानते होंगे घनानंद की एक प्रेमिका थी जिसका नाम था सुजान। तो सुजान नाम की एक प्रेमिका थी जिससे धोखा खाने के बाद उन्होंने क्या किया था कि उसकी याद में विरह काव्य लिखे थे, यानी कि उसकी ही याद में, उसकी स्तुति में उन्होंने अपने काव्य लिखे थे। तो और दूसरी बात, घनानंद जो थे वो रीति मुक्त कवि थे, और रीति मुक्त कवि की भाषा क्या है? वह ब्रज भाषा है। तो रीति मुक्त कवि की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। दूसरा क्या है? यह प्रेम मार्ग पर चलने वाले कवि थे, यानी कि इन्होंने अपने पूरे काव्य में प्रेम का वर्णन किया है। तो इसलिए इस लॉजिक से भी देखें तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो। मेरा कहने का तात्पर्य दोस्तों यह है कि जब कभी भी अगर मान लीजिए आपको एग्जाम में सही या निश्चित तौर पर आंसर नहीं पता है, तो आप इस तरह से भी दिमाग लगा के आंसर निकाल सकते हो। तो आइए दोस्तों, अगला जो हम प्रश्न है वह देखते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, असाइद द्वारा लिखित हंसावली की भाषा है। तो यह सूफी काव्य है। सूफी काव्य में आपको पता होगा कि असाइद नाम के एक कवि है, उनकी एक हंसावली हंसावली नाम की रचना है, और इसकी भाषा क्या है? तो इसकी भाषा दोस्तों है ब्रज भाषा। तो ब्रज भाषा में हंसावली ये सूफी काव्य की रचना असाइद ने की है। आगे हम देख लेते हैं दोस्तों। तो निम्नलिखित में से दक्षिणी की प्रथम रचना मानी जाती है। तो इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, और इसमें जो महाराष्ट्र सेठ के द्वारा जो सही उत्तर दिए गए हैं वो ऑप्शन डी दिए गए, यानी कि दक्षिणी हिंदी की प्रथम रचना किसे माना गया है? तो हस्त मसायल को दक्षिणी हिंदी की प्रथम रचना माना गया है। अगला हम प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से नुपसंभू की रचना नहीं है। तो इनकी रचना कौन सी नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है ऑप्शन ए, यानी कि रसराज। क्योंकि रसराज जो दोस्तों यह मतीराम की रचना है। तो ये आप समझ जाइए, क्योंकि ये माउस से लिखने में थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हो रहा है, पर ये मतीराम, तो रसराज ये किसकी रचना है? यह मतीराम की रचना है, और इसमें रस का निरूपण किया गया है। नाम से आप समझ जाओगे कि अगर आपको एग्जाम में प्रश्न आए कि रस निरूपण से संबंधित ग्रंथ है, तो अगर ऑप्शन में आपको रसराज रहे तो समझ जाइए कि रसराज जो है वह रस निरूपण या रीति निरूपण से संबंधित ग्रंथ है। क्योंकि एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि रीति निरूपण से संबंधित ग्रंथ, आपको जोड़ियों में भी महाराष्ट्र सेट में ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। और बाकी जो 3 रचनाएं हैं वो नुपसंभू की है, नक्सिक, सात शतक और नायिका भेद, ये तीनों ही रचनाएं नुपसंभू की है। तो अगला जो प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर पर हिंदी के लिए सबसे उपयुक्त फॉन्ट कौन सा है? तो आप लोग लैपटॉप कंप्यूटर का यूज करते होंगे, तो इसमें पूछा गया कि जब आप हिंदी में लिखते हो तो उसके लिए सबसे उपयुक्त फॉन्ट कौन सा है? तो कई ऑप्शन दिए गए, यूनिकोड, कृतिदेव, शिवाजी और मंगल। तो महाराष्ट्र सेट के द्वारा दोस्तों जो शिवाजी फॉन्ट है उसे सही उत्तर के रूप में चुना गया है। दोस्तों एक और मैं चीज आपको बता दूं, ये आपके फर्स्ट पेपर में काम आएगा कि जब कोई पीएचडी का थीसिस सबमिट करता है तो हिंदी भाषा में जब वह लिखता है, यानी कि देवनागरी लिपि में हिंदी में लिखता है, तो पीएचडी का जो थीसिस है वो किस लिपि में लिखा जाता है? तो कृति देव में आजकल स्वीकार नहीं किए जाते। तो किसकी मान्यता है? तो वह मंगल देव, क्योंकि मंगल देव में लिखे जाने के कारण अगर आप कोई साहित्यिक चोरी करते हो, यानी कि कहीं से कॉपी पेस्ट करते हो, तो यह मंगल देव में होने के कारण आसानी से पकड़ा जा सकता है।
तो अगर मान लीजिए आपको फर्स्ट पेपर में आए कि यूजीसी के मान्यता अनुसार पीएचडी थीसिस में हिंदी भाषा में कौन सी लिपि का या कौन से फॉन्ट का प्रयोग किया जाता है, तो मंगल का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगला जो प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना अनुदित है? तो मैथिली शरण गुप्त की जो अनुदित रचना है दोस्तों वो है मेघनाद वध। तो इनकी प्लासी का युद्ध, मेघनाद वध, ये जो रचनाएं हैं यह अनुवादित हैं, यानी कि प्लासी का युद्ध नाम की एक रचना है और मेघनाद वध, ये दोनों ही रचनाएं हैं अनुवादित है। और पंचवटी, साकेत और सिद्धराज, ये तीनों ही रचनाएं क्या है, इनकी मौलिक रचना है। अगला प्रश्न आप देख लेते हैं दोस्तों कौन सी लंबी कविता नहीं है? तो आप लोगों ने दोस्तों हिंदी साहित्य में लंबी कविता नाम की प्रथा सुनी होगी, जिसमें कि राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, परिवर्तन, प्रलय की छाया, इस तरह से कुछ लंबी कविताएं हैं। जैसे कि आपको महाराष्ट्र सेट में भी और यूजीसी नेट में भी अंधेरे में यह कविता रखी गई है, राम की शक्ति पूजा रखी गई है। यह कैसी कविताएं? तो ये लंबी कविता है। असाध्य बीना, यह भी लंबी कविता है। तो ये सभी प्रलय की छाया, सरोज स्मृति, परिवर्तन, ये सभी लंबी कविता है। इसके अलावा राम की शक्ति पूजी, अंधेरे में, असाध्य बीना, यह भी क्या है, लंबी कविता है। तो इसका जो सही उत्तर है कि प्रथम रश्मि, यह आपको यूजीसी नेट और महाराष्ट्र सेट के एग्जाम में सुमित्रा नंदन पंत का जो काव्य है प्रथम रश्मि, इसका व्याख्या दोस्तों हमने अपने चैनल पे अपलोड भी किया है, तो आप चाहो तो इसे देख सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, ध्रुत झरो जगत के जिन्न पत्र, हे स्वस्थ ध्वस्त हे शुष्क शीर्ण, उक्त काव्य पंक्तियां सुमित्रा नंदन पंत की कौन सी कविता से है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, युगांत। दोस्तों ये काव्य का नाम क्यों पड़ा युगांत, यानी कि युग का अंत। अब किस युग का अंत है? तो यहाँ पर छायावाद युग का अंत, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत जो है वो छायावादी कवि माने जाते हैं, परंतु उन्होंने प्रयोगवाद और प्रगतिवाद के समय में भी काव्य लिखा है। तो जब छायावाद का अंत होता है और प्रगतिवाद शुरू होता है और प्रगतिवाद से प्रभावित होकर सुमित्रा नंदन पंत काव्य लिखना शुरू करते हैं, तो उनकी पहली कविताएं जो प्रगतिवाद में छपी थी, अगर आपको नेक्स्ट टाइम कोई प्रश्न आए कि सुमित्रा नंदन पंत की पहली कविता जो प्रगतिवाद में छपी थी या प्रगतिवाद की वो पहली कविता सुमित्रा नंदन पंत की जिससे प्रगतिवाद का आरंभ होता है, तो युगांत, क्योंकि प्रगतिवाद में इनकी पहली कविता है युगांत। नाम से आप स्पष्ट हो जाओगे कि युग अंत, यानी कि युग का अंत। तो कौन से युग का अंत? छायावाद युग का अंत। यह जो कविता है दोस्तों, ध्रुत जरो जगत के जिन्न पत्र, यह भी आपके महाराष्ट्र सेट पाठ्यक्रम में रखा गया है। दोस्तों अगला जो प्रश्न है, कुछ प्रश्न हम 2-4 प्रश्न और ले लेते हैं, क्योंकि वीडियो काफी लंबा बन जाएगा तो आपको देखने में काफी समस्या होगी। तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि प्रगतिशील लेखक संघ जो है इसकी स्थापना 1936 में हुई थी, और इसका जो पहला अधिवेशन है वह कहाँ हुआ था? तो लखनऊ शहर में हुआ। तो अगर आपको पूछा जाए कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई, तो 1936 में। कहाँ हुई? तो लखनऊ में हुई। और इसका अध्यक्ष कौन था? यानी कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में हुई लखनऊ में, तो लखनऊ में इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो मुंशी प्रेमचंद ने। तो इससे 3 प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे कि कहां पर हुई थी, लखनऊ में कब हुई थी 1936 में, और इसके अध्यक्ष कौन थे प्रथम अधिवेशन का। और पहला अधिवेशन 1936 में हुआ था और इसके अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद थे। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं दोस्तों
शेर सिंह का शस्त्र समर्पण रचना के रचनाकार हैं। तो ये जो रचना है शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, ये किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। पानी के प्राचीर में किस गांव का चित्रण हुआ है? दोस्तों यह उपन्यास है तो रामदरस मिश्र, तो हिंदी के एक आंचलिक उपन्यासकार है जिसका नाम है रामदरस मिश्र। आप लोगों ने हिंदी का मैला अंचल का नाम सुना होगा। तो मैला अंचल में एक गांव का वर्णन है जिसका नाम है मेरीगंज। तो मैला अंचल में मेरीगंज का वर्णन है। राग दरबारी, श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है राग दरबारी, उसमें शिवपालगंज का गांव का वर्णन है। और गंगौली, राही मासूम रजा। दोस्तों राही मासूम रजा का उपन्यास है जिसका नाम था आधा गांव। तो आधा गांव में गंगौली गांव का जिक्र हुआ है। तो बचे कौन दोस्तों? पांडेपुरवा। तो पांडेपुरवा में पानी के प्राचीर यानी कि पानी के प्राचीर में पांडेपुरवा गांव का वर्णन हुआ है। तो दोस्तों इससे आपके 4 प्रश्न बन सकते हैं। अगर आपको गंगौली आए तो गंगौली ये किस उपन्यास में चित्रित है? तो आधा गांव। आधा गांव उपन्यास के लेखक कौन है? तो राही मासूम रजा। फिर शिवपालगंज, तो शिवपालगंज गांव का वर्णन किस उपन्यास में है? तो राग दरबारी उपन्यास में। राग दरबारी उपन्यास कब लिखा गया था? तो 1966 में लिखा गया था। किसने लिखा था? श्रीलाल शुक्ल ने। और पांडेपुरवा यह रामदरस मिश्र का उपन्यास है जिसका नाम पानी के प्राचीर है। और मेरीगंज, मेरीगंज 1954 में लिखा गया था फणीश्वर नाथ रेणु का। मेरीगंज जो है यह मैला अंचल के एक गांव का वर्णन है, यानी कि मैला अंचल जो उपन्यास है इसमें मेरीगंज गांव का वर्णन है। और हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास भी कुछ लोग मैला अंचल को मानते हैं। तो अगर आपको प्रश्न आए कि हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा है? तो मैला अंचल। कब लिखा गया था? 1954 में। किसने लिखा था? तो फणीश्वर नाथ रेणु ने। दोस्तों मेरी कोशिश है कि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाए तो उन्हें आप सॉल्व कर सको। तो अगला जो प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र बाण भट्ट की आत्मकथा से संबंधित है? दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा। यह एक उपन्यास है। तो यहाँ पर भले आत्मकथा लिखा गया है क्योंकि बहुत बार दोस्तों एग्जाम में यह भी पूछे जाते हैं कि बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है। तो उसमें आपको ऑप्शन में एक आत्मकथा भी दिया होता है, परंतु वह ऑप्शन गलत होता है क्योंकि बाण भट्ट की आत्मकथा यह आत्मकथा में नहीं आता है, यह उपन्यास विधा में आता है। तो इसके जो कुछ पात्र हैं वो पूछे गए हैं आपको। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, यानी कि वीरति वज्र। वीरति वज्र जो है वह बाण भट्ट की आत्मकथा से संबंधित पात्र है और बाकी जो 3 पात्र है उनका संबंध बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास से नहीं है। दोस्तों अगला हम प्रश्न देखते हैं। शॉर्ट स्टोरी के लिए कहानी पद का प्रथम प्रयोग किसने किया था? यानी कि यह पूछा गया कि स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी यानी कि जो छोटी कहानी है, अगर इसका हिंदी अनुवाद करें तो शॉर्ट स्टोरी के लिए कहानी पद का यानी कहानी शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो पहली बार कहानी छोटी यानी कि शॉर्ट स्टोरी के लिए कहानी शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार प्रेमचंद ने किया था। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं दोस्तों। उदय भानु चरित को दूसरा नाम क्या दिया गया है? दोस्तों हिंदी की एक कहानी है जिसे उदय भानु चरित नाम से भी जाना जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि वो कहानी कौन सी है। तो वो कहानी है इंसा अल्लाह खां, यानी कि इसके लेखक है इंसा अल्लाह खां और कहानी का नाम है रानी केतकी की कहानी। तो रानी केतकी की कहानी जिसके लेखक है मुंशी इंसा अल्लाह खां,
इसी का एक नाम है उदय भानु चरित। उदय भानु चरित को ही रानी केतकी की कहानी नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से देश विभाजन पर आधारित कहानी नहीं है। दोस्तों इसमें लेटर बॉक्स, बदला और शरणदाता, ये तीनों ही कहानियां जो है वो भारत का जो विभाजन हुआ था, भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था उससे संबंधित जो त्रासदी है, उस त्रासदी का वर्णन करने वाला ये तीनों ही कहानी है। तो दादी माँ यह कहानी में देश विभाजन की त्रासदी का वर्णन नहीं देखने को मिलता है। दोस्तों अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका के माध्यम से समानांतर कहानी का प्रचार प्रसार हुआ? दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है। तो सारिका पत्रिका जो है, सारिका पत्रिका के माध्यम से समानांतर कहानी आंदोलन का प्रचार और प्रसार हुआ था। और सारिका पत्रिका कब निकली थी? तो 1972 में निकली थी, यानी कि 1972 में यह पत्रिका निकली थी। और सारिका पत्रिका के संपादक कौन थे? तो कमलेश्वर। तो कमलेश्वर ने सारिका पत्रिका में समानांतर कहानी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। तो अगला प्रश्न हम देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से मोहन राकेश का एकांकी नहीं है। दोस्तों मोहन राकेश आप लोगों ने नाम सुना होगा, इनके नाटक है आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे, जिसमें से आपको आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे यह यूजीसी नेट और महाराष्ट्र सेट के एग्जाम में भी रखा गया है। तो इनके 3 नाटक हैं, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे। और इनकी कुछ कहानी माफ कीजिए एकांकी संग्रह भी है, जिसमें कि सिपाही की माँ, बहुत बड़ा सवाल और अंडे के छिलके, ये तीनों ही मोहन राकेश के कहानी माफ कीजिए एकांकी है। और ताजमहल के आंसू ये मोहन राकेश के एकांकी नहीं है। दोस्तों अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। बकलम खुद निबंध के रचनाकार है। तो बकलम खुद यह निबंध किसका है? तो नामवर सिंह का है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यहीं पर रुकेंगे, क्योंकि समय काफी हो चुका है। तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा न बने, इसलिए हम आज की वीडियो में 30 प्रश्न देखेंगे। और इसके बाद दोस्तों हम कल एक वीडियो अपलोड करेंगे, जिसमें हम आगे के क्वेश्चन और उसके आंसर के बारे में हम विस्तृत रूप से सरल भाषा में स्पष्टीकरण देखते हुए चलेंगे। दोस्तों अगर आपको लगे कि यह वीडियो आपके काम का है, तो आप अपने दोस्तों को भी इसे शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों हमने महाराष्ट्र सेट के संबंधित लगभग 18 से 20 वीडियो बनाए हैं, जिसमें हमने 2017 से लेकर 2021 में जो भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं उनको हमने इसी तरह से सॉल्व करने की कोशिश की है। तो अगर आप चाहो तो उन वीडियो को भी देख सकते हैं। उनका जो लिंक है दोस्तों मैं आपको आई बटन में भी डाल दूंगा और वीडियो के नीचे भी आपको मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप हमें लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।